मैंने आपसे लड़ाई करनी है, कहते हैं एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कैसे निकलने हैं। आप लोगों में से कोई इसको बता दे, पेपर में दिए होंगे, पेपर में आपसे एवरेज निकलवाएगा नहीं। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या होते हैं? अगर 10 दिन आपके बिजनेस को शुरू किए हुए हैं तो 10 दिन के एम्प्लॉइज को जमा करें और डिवाइडेड बाय 10 कर दें, तो एवरेज पता चल जाएगा कितने एम्प्लॉइज है। अब मैं क्लास में कहूँ इस वक्त स्टूडेंट कितने बैठे हैं और पूरा महीने के अंदर एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो समझ आ गई होगी आपको बात कि एवरेज क्लास में कितने आते रहे। चलें जी, इट्स ओवर। बस आज के लिए हम आपको 5-6 लाइनें ही पढ़ानी थी और कुछ नहीं पढ़ाना था। सुबह सुबह जो हमने पढ़ा था वो तो आसान चीज़ थी। अब करें पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर काम लिमिटेड, जल्दी निकालें। कौन सा है? 319। नहीं काम नहीं, सॉरी, काउंट। 90% चांस है कि आपको रेक्टिफिकेशन का सवाल अब नहीं आएगा, लेकिन पता नहीं ये रेक्टिफिकेशन का सवाल आए कि अपने क्यों गलती से अपनी किताब में डला रहने दिया है। इसमें 1-2 एडजस्टमेंट्स रेक्टिफाइंगे, बाकी जो है वो आसान है। हमारी IAS 21 की रिवीजन होने लगी आज, और साथ हमारी रिवीजन होने लगी है IAS 41 की। IAS 41 तो 21 तो आपने पढ़ा हुआ है। IAS 41 में किसी को याद हो कि बायोलॉजिकल एसेट्स किस पे शो करने होते थे? परचेज प्राइस पे या फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल? इसकी आसान सी एग्जांपल, आपने बकरा बाय किया 50,000 का, बकरा बाय किया 50,000 का, तो ये है कॉस्ट, ये है कॉस्ट। फेयर वैल्यू भी यही है, जाहिर बात है आपने फेयर वैल्यू पे खरीदा होगा। स्टैंडर्ड कहता है कि आपने अगर बकरा बाय किया 50,000 का तो आप एंट्री करो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे। अच्छा, कॉस्ट टू सेल होती है अगर आज इसको बेचें, बकरा कहेगा अभी मैंने नहीं जाना, अभी तो आपने लिया है, और चौपम हमने बस सोचना है अगर आज इसको बेचें, तो फर्ज करें इसको बेचने पे सेल्स कमीशन भी देना पड़ेगा, इसको बेचने के ऊपर गवर्नमेंट को कोई टैक्सेस भी देने पड़ेंगे, इनकम टैक्स के अलावा कोई टैक्सेस भी देने पड़ेंगे। तो एक आसान सी मिसाल सुन लें, आपने बकरा खरीदा 50,000 का और आपका ख्याल है कि अगर मैं इसको बेचूं तो ये बिक जाए, अगर मैं इसको बेचूं तो बेचने पे खर्चा कितना आएगा? 2,000 रुपया। तो आपने गोट बाय की 50,000 की और आज ही इसकी कॉस्ट टू सेल है 2,000। तो किसी को एंट्री याद हो जो हमने आपको सिखाई थी? हमने कहा था बायोलॉजिकल एसेट डेबिट एट फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, और कैश क्रेडिट। हाँ, वो तो कॉस्ट टू सेल है ना, कॉस्ट टू सेल है। ये वाहिद स्टैंडर्ड है जिसमें इनिशियल रिकॉग्निशन के वक्त ही लॉस आ जाता है। लॉस कितना आ गया? 2,000। ये अगर किसी को भूला हुआ है तो IAS 21 का क्वेश्चन नोट करें और उसका सॉल्यूशन। एक मिनट भाई, एक मिनट, एक बात सुन लें। IAS 41 उस एनिमल पे नहीं लगता जिसकी आपने कुर्बानी कर देनी है, क्योंकि वो बिजनेस एसेट नहीं है। हम IAS 41 जब पढ़ाते होते थे तो हम कहते होते थे ये गोट आप अगर 3 मकसद से खरीदोगे तो IAS 41 लगेगा। या इस गोट को बड़े करके आपने बेचना है, या ये गोट फीमेल है और इससे आपने दूध लेना है, या इस गोट को आपने इसलिए रखा हुआ है कि इससे बेबीज लेने हैं। अगर इन 3 मकसद से आप गोट खरीद रहे हैं तो हम लफ्ज पढ़ाया करते थे IAS 41 में एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ये बिजनेस एक्टिविटी है। और अगर आपने घर में वैसे ही गोट रख ली है खरीद के तो उसकी ये अकाउंटिंग नहीं होगी कि वैसे ही गोट रख ली है। और अगर आपने जो है वो फॉर द पर्पज ऑफ कुर्बानी गोट खरीदी है तो फिर ये एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है। ये एंट्री सिर्फ कब हुआ करेंगी? जब आपने किसके लिए खरीदी है? बिजनेस। बिजनेस क्या क्या होते हैं बता दें एनिमल्स के? दूध के लिए रखते हैं। मुर्गी की बात कर लें, मुर्गी अगर आपने खाने के लिए खरीदी तो ये एंट्रीज नहीं करनी, लेकिन अगर मुर्गी आपने बड़ी करके बेचनी है, या मुर्गी आपने अंडों के लिए है, या मुर्गी चूजों के लिए रखी है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह IAS 41 लगेगा। चलें जी, नोट करें।
IS 41, IS 41 में चीजें परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड होती हैं या फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे? होमवर्क कोई नहीं आपका आज, होमवर्क कोई नहीं। चलो, अगर ये जानवर R&D डिपार्टमेंट के लिए लिया है, इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे? फिर डाल सकते हो रिसर्च डेवलपमेंट के अंदर, कोई मसला नहीं, उसी के खर्चों में डाल दो, फिर वो इंटेंजिबल की कॉस्ट में चला जाएगा। इसको आप फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मटेरियल समझोगे, जैसे साइंसदानों की तनख्वाह दे रहे हो तो इसकी भी कॉस्ट मटेरियल। ओके, चलें जी, माजे माजे से सवाल पढ़ें। फिर हेडिंग दे दें ऊपर, रिवीजन ऑफ IS 41। अच्छा, चारा खिलाने की एंट्री बता दें। चारा खिलाया, चारा खिलाएंगे या बिस्किट खिलाएंगे इसको भी? एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। बेबी आया की एंट्री किसी को याद हो? बेबी आया, यूशी डेबिट, खुशी डेबिट नहीं, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, P&L क्रेडिट। बेबी आने की एंट्री पड़ी थी, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, P&L क्रेडिट। मर गया, एक्सपेंस डेबिट, बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट। फिर ये एंट्री कर दीजिएगा, मर गया जी। आपके इलाकों में मज होती होगी, हमारे इलाकों में तो मज, उतू काली। Count Limited is a company listed on Pakistan Stock Exchange, registered office in Karachi, specializing in the manufacturing and marketing personal care products. CL, अच्छा इसने आपको देखे, इसने वो नहीं बताया जो इसका हेड ऑफिस है उसकी एड्रेस वगैरह नहीं बताया। बस क्या करें फिर, हम लड़ तो नहीं सकते सवाल से। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ है इसकी? फैसलाबाद में। और हेड ऑफिस किधर है? दिस प्लांट हैज अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 20,000 किलो। प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी है 20,000 किलो, ऑफ विच 75% इज करंटली यूटिलाइज्ड। उस दिन उसने जो प्रोडक्शन हुई थी वो दी थी और टोटल निकाला था हमने। आज हमने आज बाहर, ये लेट इमरजेंसी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं आप, प्लीज प्लीज खामोश। अब मुझे ये बताएं कि एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? कितनी? 15,000 किलो। 15,000 किलो एक्चुअल प्रोडक्शन है। ये पर मंथ है या एनुअल होगी? एनुअल ही होगी, और क्या बताएं। जस्ट समराइज ट्रायल बैलेंस इज एज फॉलोज। एडवांस दिया हुआ है हमने सप्लायर्स को, ये एसेट होता है, लायबिलिटी होती है। एडवांस दिया हुआ है सप्लायर्स को, एडवांस फ्रॉम कस्टमर या एडवांस टू सप्लायर्स? एडवांस टू सप्लायर्स का मतलब है अगर मेरा गाड़ियां बनाने का कारोबार है तो मैंने टायर खरीदने वाले को एडवांस पे किया हुआ है। बायोलॉजिकल एसेट्स, करंट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट, कॉस्ट पे अपीयर हो रही हैं। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं सेपरेट। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जरा देखते हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आपने कंसोलिडेशन वाली की हैं 50 से ऊपर, 20 से 50 की हैं, या 50 से नीचे? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने आपको कहा था कि अब हमें देखना पड़ेगा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर ये इन्वेस्टमेंट नीचे जाके पता चला 1 to 19% है या 20 to 50% है, 50% वाली तो आपके सिलेबस में वैसे एग्जैक्ट 50 वाली है नहीं, मोर देन 50% है, तो फिर हम इस पे क्या लगाएंगे? IFRS 9। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना और IFRS 9 के मुताबिक इसको रखेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट रिवीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन है। इसको रखेंगे FVTPL पे या FVTOCI पे, या वो फिर डिपेंड करेगा सवाल के डेटा के ऊपर।
इधर कॉस्ट पे भी रख सकते हैं, IFRS 9 के मुताबिक भी रख सकते हैं, और इक्विटी मेथड के मुताबिक भी रख सकते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनको सिर्फ किस मेथड के तहत रखने की इजाजत है, लेकिन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट हैं उनकी एंट्रीज आप इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट करें और कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट करें। बॉस गल मुक गई। दो एंट्रीज होती हैं कॉस्ट मेथड में। जब खरीदी थी क्या एंट्री? इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। जब डिविडेंड आया कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। एक सफे पे सारी एंट्रीज करवाई थी, हैंड रिटन पेज इसी किताब के एंड के ऊपर है। अच्छा, IFRS 9 की क्या एंट्रीज है वो मैं आपको नहीं बता रहा, वो आपको पता है। और एक कंसोलिडेशन में क्या डिस्कशन है वो भी छोड़ें कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्सिडरी को कैसे शो करते हैं, ये कभी मैं आपसे बात करूंगा या दिखा दूंगा क्या है, क्योंकि ये कोई इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आज पहली दफा मुझे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर आई इन। आमतौर पे वैसे सवाल साइलेंट होगा तो ये ना 1 to 19% वाली ही होंगी आमतौर पे सवाल में, ठीक है। अभी मैं आपको इंशाल्लाह ये नोट करने दूंगा सारा। किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और आ किस पे रही हैं? कॉस्ट पे। चलें देखते हैं। लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ लिया हुआ? भाई अखें खोलें, दो लोन दिया हुआ लिया हुआ? पीपी पड़ा हुआ है, शेयर कैपिटल पड़ा हुआ है 500, ट्रेड एंड अदर पेबल्स पड़ा हुआ है और रिटेन अर्निंग्स पड़ी हुई है। सेल्स एक्सपेंसेस क्यों नहीं नजर आ रहे ट्रायल में? क्योंकि सेल्स एक्सपेंसेस सारे क्लोज होके कहां पड़े होंगे? रिटेन अर्निंग्स के अंदर। अब सवाल की मैं रिक्वायरमेंट पढ़ने लगा हूं। बैलेंस शीट बनाएं along with the relevant notes या all notes? all notes का सवाल तो पेपर में आ नहीं सकता। जो डेटा अवेलेबल है, along with the stating possible disclosures as required under IFRS B and as required under comparative figures and notes on accounting policies are not required। भाई ये हम फिर कभी देखेंगे नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होते हैं। थोड़ा सा सुन लें। ये ना एक अंग्रेजी होती है जो आपने लिखनी होती है। फॉर इन्वेंट्री आई एम यूजिंग FIFO, फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आई एम यूजिंग FVTPL। अंग्रेजी लिखनी होती है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो पहले 4-5 सफ़े होते हैं ना नोट्स के, उस पर अक्सर स्कैन करते हुए आपने देखा होगा अंग्रेजी बहुत सी गुजर रही होती है। तो इसको कहते हैं नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज़। ये नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ बड़ी आसान सी चीज़ है, ये कभी हम देखेंगे। ये नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होते हैं कि आप जो मेथड फॉलो किया हुआ है वो ज़रा बताते रहें किस में क्या मेथड फॉलो किया, ताकि हमें पता चल जाए। कहते हैं मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नोट्स चाहिए। वो नोट्स इंशाल्लाह हम बनाएंगे। ये उसने क्या लिखा हुआ है इसको छोड़ें। अच्छा, आपने कुछ चीज़ें इंपोर्ट की हैं, उसका आपने क्या पे किया हुआ है? एडवांस। और आगे जाके बता रहे हैं नो एंट्रीज हैव बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आफ्टर यकम अक्टूबर। यकम अक्टूबर के बाद इसकी एंट्रीज नहीं की, तो ये रेक्टिफिकेशन की एडजस्टमेंट है। बोलें किसकी एडजस्टमेंट है? इन नवंबर वी स्टार्टेड अ पायलट प्रोजेक्ट इन्वॉल्व द परचेज ऑफ सेवरल काउज। और आगे उसने लिखा हुआ है इतने पैसे कैपिटलाइज किए हुए हैं हमने कॉस्ट ऑफ काउज के अंदर। तो ये भी मोहतरम क्या हो जाएंगी? बोलें रेक्टिफाइंग एंट्रीज। ये रेक्टिफाइंग एंट्रीज हो जाएंगी। CL acquired 6 million shares representing a 30% शेयर होल्डिंग। ये हमारी एसोसिएट है। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून AL रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 80 million। इट डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड ऑफ 24, ऑफ विच इतने इज रिकॉर्डेड। आवर पॉलिसी इज टू रिकॉर्ड देम यूजिंग द इक्विटी मेथड। और बड़ी कॉस्ट पे ही है। याद रखिएगा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर 30% आपने शेयर खरीदे हुए हैं तो उसको आप तीनों में से किसी भी मॉडल में शो कर सकते हैं। लेकिन कंसोलिडेशन में सिर्फ एक ही मेथड अलाउड है, दैट इज इक्विटी मेथड। लेकिन हमारी ये कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है? सेपरेट। यहां भी ये गलती है कि हमने ऊपर कॉस्ट पे शो की हुई और नीचे कह रहे इक्विटी मेथड। ये 3 एरर्स हो गई। इसके बाद मैं आपके सामने ये फिक्रे पढ़ने लगा हूं 4 पैनासोनिक। ये 4-5 फिक्रे पढ़ने लगा हूं। मैं बॉटम से चलना शुरू करता हूं। आप लोगों ने मुझे बताना है इज इट एन, ओ पुत्र गोडा उत्ते रख रहे थे वेख, इज इट अ रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट और प्रेजेंटेशन स्लैश डिस्क्लोजर एडजस्टमेंट? ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में अनक्लेम्ड डिविडेंड पड़ा हुआ है। हाँ, सॉर्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट कह सकते हैं, बट इसको मैं ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन एडजस्टमेंट कहूंगा। ट्रेड एंड अदर पेएबल में से निकाल के
अनक्लेम डिविडेंड अलग से शो कर देंगे, हमने पढ़ा हुआ, ये हमारे लॉ की रिक्वायरमेंट है। आगे चलें, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अगले साल अप्रूव कर दिया है बोनस शेयर का इश्यू करना एट द रेट ऑफ 10%। ये डिस्क्लोजर पास पेपर क्वेश्चन 2 में हमने बनाया हुआ है, तो इधर एफर्ट नहीं लगेगी। ये किसी को याद हो क्या है? फाइनल डिविडेंड। ये कौन सा है? फाइनल डिविडेंड हमारे साल का। ये हमारे साल रिकॉर्ड होगा या सिर्फ ये तो पास पेपर क्वेश्चन 2 में बनाया था। उधर हमने कैश डिविडेंड दिया था, यहां हमने, आगे चलें, ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनीज 800 मिलियन, डिविडेंड इनटू ऑर्डिनरी शेयर विद अ नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ रुपीज डिवाइडेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर वैल्यू ऑफ, डिस्क्लोजर बना देंगे, शेयर कैपिटल का बना देंगे डिस्क्लोजर। बाकी और उसने कुछ नहीं बताया हुआ कि कैश में इशू किए हैं, किस में इशू किए हैं। The temporary differences have decreased by 80 million. However, no adjustment has been made. ये कोई प्रेजेंटेशन की एडजस्टमेंट लग रही है या रेक्टिफिकेशन की? Therefore, no रेक्टिफिकेशन की एडजस्टमेंट लग रही है। और on 30 June, a machine of 30 million was auctioned to beta traders for 5 million. The full amount of proceeds were गलती से recorded in sale account and was not recorded in books. At the time of disposal, the carrying value of the machine was 8 million. आप मुझे ये बताएं कि मैं आपको, ये रेक्टिफिकेशन तो है ही ना, वो तो आपने देख लिया है। आप मुझे ये बताएं कि मैं आपको जरा रिवाइज करवा दूं। हमने आज तक कौन कौन से डिस्क्लोजर पढ़े हैं या रिवाइज करवाया था सुबह सुबह? तो बताएं जरा। हाँ, डिटेल्स ऑफ पीपी डिस्पोज्ड, बुक वैल्यू, सेल प्रोसीड, गेन लॉस, पर्टिकुलर्स ऑफ बायर, मोड ऑफ डिस्पोजल, वो वाला अगर बीवी 5 मिलियन से सारे एसेट्स की ज्यादा हुई और हमारे एसेट की 5 लाख से, अब ज्यादा एसेट तो बेचे नहीं इसने, एक ही बेचे, इसकी अपनी बीवी कितनी है? ओ, बीवी तो इसकी, तो इसका मतलब है जिस बिजनेस के एसेट्स सबकी बीवी 5 से ज्यादा है उसने ये डिस्क्लोजर देने, तो इसका तो एक ही एसेट बिका है, वो 5 से ज्यादा है। तो एक डिस्क्लोजर हमने पढ़ा था, वो आज हम बनाएंगे, डिटेल्स ऑफ पीपीई डिस्पोज्ड, डिटेल्स ऑफ पीपीई डिस्पोज्ड। अच्छा सर, ये जो एडवांसेस, भाई ये यहां से प्रेस करने से आता है जहां 14 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा होता है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि हमने IS 21 में कोई डिस्क्लोजर्स पढ़े हैं? नहीं, IS 21 में कोई, इसका कोई डिस्क्लोजर नहीं। हमने IS 41 में भी डिस्क्लोजर नहीं पढ़ते थे जब IS 41 हमारे सिलेबस में होता, तो इसका भी कोई डिस्क्लोजर नहीं। आगे चलें, हमने IS 28 IFRS 9 और उसके अंदर भी कोई डिस्क्लोजर नहीं पढ़े, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। आप बता दें डिस्क्लोजर कौन कौन से बनने हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे 90% चांस है कि एडजस्टमेंट 1, 2 और 3 अब आपको नहीं आएगी, क्योंकि रेक्टिफिकेशन आपके सिलेबस से निकल के FR1 में चली गई है, रेक्टिफिकेशन नहीं आएगी, लेकिन आने का चांस तो है। और मुझे दूसरी बात ये बता दें कि डिस्क्लोजर मुझे आने चाहिए, एक नोट इसका बनेगा, डिटेल्स ऑफ पीपी डिस्पोज्ड। IS 12 का इतना डेटा नहीं है कि इसका नोट बन सके। अच्छा जी, शेयर कैपिटल का बना दीजिएगा, ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल इतना है, और ऑर्डिनरी शेयर्स विद नॉमिनल फेस वैल्यू, ठीक है जी, और सीएल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये वाला, और इसका डिस्क्लोजर बनाने की जरूरत नहीं। इसमें आप क्या कीजिएगा, कितने नोट बने जरा बताएं, लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस, नोट 1, नोट 2, नोट 3, ऑथराइज शेयर कैपिटल, उनसे उठा लेना, नोट बनाने हैं, नोट 3, नोट नंबर 4। ये करंट लायबिलिटीज के फेस पे ऊपर नीचे चीजें हो जानी है, इसका नोट बनाने की जरूरत नहीं है। 2 नोट और बनने हैं, जो मैंने आपको बताया हुआ था, वो बैलेंस शीट के फेस से पता चलेंगे। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल। अक्सर ये चीजें उसने बिखेर के दी होती हैं, उनको हमें क्या करना पड़ता है, समेटना पड़ता है। किसी को ये बात याद है
करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या आता है, किसी को याद हो? 3 चीजें कैश फ्लो वाली आती हैं, डिविडेंड पेएबल, अनक्लेम्ड अनपेड अलग अलग, टैक्स पेएबल और इंटरेस्ट पेएबल, ये 3 चीजें अलग से आती हैं। और करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह अलग से आता है। एक चीज आती है जो सबको समेट लेती है लिफाफे के अंदर, ट्रेड एंड अदर पेबल्स। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? 3 चीजें मस्ट आनी है, स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक, इसी तरतीब से। इसके अलावा एक चीज और आया करनी है जिसमें सारी चीजें लपेट देनी है, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड। अभी तक हमने कितने नोट निकालने हैं इस डेटे में से? 4 या 5 बोले मैंने? बस 4 नोट। अब फेस देखते हैं कोई नया नोट बनता है या नहीं। एडवांसेस टू सप्लायर्स, ये फेस पे चला जाएगा, इसकी बात करता हूं, ये फेस पे चला जाएगा। भाई सवाल में उसने डेटा ही नहीं दिया, स्टॉक कितने, डेटर कितने, कैश एंड बैंक कितने। ये तो निहायत ही अजीब सवाल हो गया। इस पे तो आईकेएफ को हमें एतराज करना चाहिए, ये करंट एसेट्स तो नहीं होते। तो अगर तुम कम से कम नोट्स मांग रहे हो तो बैलेंस शीट तो सही वाली बनवाओ। चलो ठीक है, आप तो करंट एसेट, आप तो कुछ रह ही नहीं गया सवाल में, क्या डिस्कस करना। करंट एसेट को अलग से शो कर देंगे, डीटीएल अलग से शो कर देंगे, इन्वेस्टमेंट अलग से शो कर देंगे, लॉन्ग टर्म लोन अलग से, पीपी अलग से, शेयर कैपिटल, ट्रेड एंड अदर पेएबल सारे उसने इकट्ठे करके दे दिए, अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, बस ठीक है। एडवांस टू सप्लायर चला जाएगा, मैं आज आपको बताऊंगा एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, ठीक है जी। तो ये डाटा हमारा अवेलेबल है, लेकिन इसको भी हम करंट एसेट में डाल दें क्योंकि करंट एसेट अब उसने अलग से हमें दिए ही नहीं, ना डेटर दिए, ना कैश एंड बैंक दिए, ना स्टॉक दिया। डन, ओके। अब आप में से किसी को याद हो हमने स्टेप 1 क्या किया था? किसी को याद हो स्टेप 1 हमने क्या किया था? फॉर्मेट बनाया था। हमने क्या बनाया था? फॉर्मेट बनाते हुए हमने किसको देखा था? सिर्फ ट्रायल को, और अदर इंफॉर्मेशन पढ़ के आ गए थे, ठीक है। फॉर्मेट बनाने के बाद अगला काम क्या किया था? नोट की नंबरिंग की थी। वेल डन, नोट की नंबरिंग की थी। उसके बाद हमने क्या किया था? उसके बाद एडजस्टमेंट्स पढ़ना शुरू कर दी थी, ठीक है जी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर्मेट बनाएं। कंपनी का नाम काउंट लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन जून 30, 2024। सवाल में बहुत कम इंफॉर्मेशन है, पहला सफा बैलेंस शीट के लिए, और ऊपर ये हेडिंग दे दें, एहतियातन दूसरा और तीसरा सफा नोट के लिए छोड़ दें। मेरे ख्याल से दूसरा सफा भी काफी है, लेकिन एहतियातन दूसरा सफा और तीसरा नोट के लिए छोड़ दें। दूसरे के ऊपर हेडिंग दें काउंट लिमिटेड, काउंट लिमिटेड नोट्स टू दी, दूसरे पे हेडिंग दें काउंट लिमिटेड नोट्स टू दी फॉर ईयर एंडेड जून 30, 2024। चौथे सफे पे क्या हेडिंग्स देंगे? वर्किंग्स। चौथे सफे पे क्या हेडिंग देंगे? वर्किंग्स। पास पेपर क्वेश्चन 2 में क्यों नहीं वर्किंग्स करनी पड़ी थी, आज क्यों वर्किंग्स करनी पड़ रही हैं? रेक्टिफिकेशन है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं अपना भी टाइम बचाऊं और आपका भी टाइम बचाऊं। कल इंशाल्लाह हम फॉर्मेट भी बनाएंगे और फॉर्मेट बना के सवाल भी करेंगे। आज हम आसान सा कम कर लेते हैं, पहली 3 एडजस्टमेंट्स 4 पढ़ लेते हैं और उनकी वर्किंग्स बना के रख लेते हैं ताकि कल इंशाल्लाह उनको पोस्ट कर दें। तो अभी हम रिवीजन क्लास ले रहे हैं। हमारी रिवीजन होगी एक किसकी बोलें? IAS 21 की। दूसरी हमारी रिवीजन होगी बायोलॉजिकल एसेट्स की, और तीसरी हमारी रिवीजन होगी इन्वेस्टमेंट वाली फिगर की, और चौथी हमारी रिवीजन होगी IAS 16 में गलती से डिस्पोजल अकाउंट बनाने के बजाय उसने पैसों को कहां डाल दिया है? सेल में। तो बिल्कुल चिल मोड में चले जाएं, समझे FR1 की क्लास है और कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सवाल है। चौथा सफा खोले जी, वर्किंग 1। पोस्ट ना करवाइएगा, वर्किंग्स को कल करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं, पॉइंट 1 की ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर दें। IAS 21 आपको याद होगा एडवांस पे किया जाता था कभी कभी,
कोई चीज खरीदने के लिए 3-4 मिनट से ज्यादा ना लीजिएगा। अगर पहले 3 लेक्चर आप लोगों ने लिए हुए हैं तो ये बात समझ आ जानी चाहिए आपको। चलो लब लो शेमा, लोगों ने वर्किंग ओरिजिनल एंट्रियां भी कर रही हैं ना। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਦਾ ਕੰਦਾ, ओरिजिनल वर्किंग 1 खोल सज्जे हाथ नाल, ਛੱਡ ਉਹਦਾ ਕੰਦਾ, चल चलें भाई, प्यारे भाई चलें। अपनी जवानियों को कीमती बनाएं, बर्बाद नहीं करना जवानियों को, ठीक है, समझ जाए। 7 लोग अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे, ऐसा जवान भी होगा जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता है। तो ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में तौबा की तौफीक मिले, वो तो मिल जाए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जवानी वाली फजीलत भी ज़रा हासिल कर लें। चलें अब पढ़ें सवाल। माय डियर ओरिजिनल एंट्रीज करें, ओरिजिनल एंट्रीज। कह रहे आपने कब तौबा की थी? मुझे तो सेल्फ मोटिवेशन आई थी एफएससी के बाद, एफएससी तक तो नहीं थी शायद, बड़े एफएससी के बाद सेल्फ मोटिवेशन, बाद में फिर लोगों ने सपोर्ट भी किया, सारी बात है, लेकिन अभी भी लगे हुए हैं, अभी कहाँ दीन पे चल रहे हैं, बस नाम ही है। ओके डन। ये इन्होंने कर ली एंट्रीज, आपके साथ इन्होंने कर ली। बॉल पॉइंट ओरिजिनल रॉन्ग लिखते हुए कोई हाथ हिलाने हैं ना, हाथ ये ऑटो पे होंगी। भाई इस तरह के अलग अलग तो तीनों सवाल आ सकते हैं ना, ये तो फाइनल अकाउंट में चलो डाल के आए, इस तरह अलग सवाल तो पेपर में आ सकता है। लीज का नहीं एक सवाल आया था ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्रीज वाला, IAS 21 का भी आ सकता है। आप जरा मॉक देने तो आए एक दफा, ऐसा कॉन्फिडेंस फारग कराएंगे इंशाल्लाह। वो FR2 वालों से तो ऐसी बातें हो सकती हैं ना, वो तो ICAP में भी 2 दफा आए में इंट्रो FR1 में हो गए, तो आप लोगों को तो डराया जा सकता है ना, आप लोग डरते नहीं हैं। एडवांस टू सप्लायर्स। अच्छा माय डियर, रिप्रेजेंट और इंक्लूड का मतलब बताएं, रिप्रेजेंट और इंक्लूड का फर्क। एक्सेलेंट। रिप्रेजेंट का मतलब है इस एडवांस में और कोई एडवांस नहीं है, बस इस एडवांस में यही एडवांस है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसके अलावा और कोई एडवांस नहीं है इसमें। एडवांस रिप्रेजेंट्स एन एडवांस पेड फॉर मशीन टू बी इंपोर्टेड। मशीन इंपोर्ट कर लिया या करेंगे? The total price of machine was $3 million, of which 60 was paid as an advance on 1 अक्टूबर 23। हमारा ईयर इन क्या है, दिसंबर या जून? जून। अच्छा माय डियर, एक काम करते होते थे हम, शायद आपको याद हो, वो हम करते होते थे, अल्लाह आपका भला करे, मुझे भी भूल ना जाए, वो अलग से 60 और 40 शुरू में ही कर लेते होते थे, ठीक है जी। वर्किंग 1 $3 इज इक्वल टू $1.8 और इंटू 40%। इसका फायदा ये होता है कि आप एंट्रीज में बार बार परसेंटेजेस नहीं लगानी पड़ेंगी। अच्छा माय डियर, एडवांस कब पे किए? 23 को। और मशीन कब आई है? 1 मार्च को। अच्छा पैसे कैसे कैसे दिए हैं? एंड अच्छा मुझे आप कुछ क्रिटिकल डेट्स बताएं। 1 अक्टूबर 23 को क्या हुआ? 60% एडवांस दिया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 1 मार्च की सुबह क्या हुआ? प्लांट आया, और जो 40% पैसे रह गए हैं वो कब दिए?
अगले साल। मुझे जो जहन में एंट्रीज बन रही है ना, वो दो बन रही हैं बस। अगली मैं फिर बताऊंगा दो की। एक बन रही है यकम अक्टूबर को, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। दूसरी एंट्री बन रही है यकम मार्च, मशीन डेबिट एडवांस क्रेडिट पेबल क्रेडिट। सवाल क्लास में जो सवाल किया था उसमें थोड़ी सी पेमेंट भी थी उस दिन, पेबल क्रेडिट। और ईयर एंड पे पेबल को वर्सेस वाली, क्योंकि पेमेंट किस साल होनी है, अगले साल। और डेप्सिट मशीन पे चार्ज करनी है 20%। फॉलोइंग रेट्स आर अवेलेबल। नो एंट्रीज हैव बीन मेड आफ्टर यकम अक्टूबर। यकम अक्टूबर के बाद एंट्रीज नहीं की, इसका मतलब है यकम अक्टूबर वाली कर दी है। वैसे एडवांस अब ट्रायल में नजर नहीं आना चाहिए था क्योंकि मशीन आ चुकी हुई है। ट्रायल में अभी भी कौन सा अकाउंट नजर आ रहा है, एडवांस का। चलें जी, बनाएं ओरिजिनल एंट्रीज। वो मैं रॉन्ग रेक्टिफाइंग नहीं करूंगा क्योंकि बहुत आसान रॉन्ग एंट्री है, ओरिजिनल से ही गुजारा चलाएंगे इंशाल्लाह। डेट बताएं, यकम अक्टूबर 23। ऊपर से देखें कितने डॉलर भेजने हैं। यकम अक्टूबर को क्या रेट था, ये ना असल में डॉलर मिलियन में है तो फिर रुपीस भी मिलियन में आ रहे हैं। डॉलर मिलियन में है तो रुपीस भी मिलियन में आ रहे हैं। अगली एंट्री बताएं माय डियर। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, मशीन की प्राइस बैलेंसिंग निकालनी है। मशीन की जगह बेहतर है वो लफ्ज़ यूज़ कर लें जो उसने ट्रायल के फेस पे किया हुआ है, पीपी। बस पीपी रिकॉर्ड कर लें, पीपी डेबिट एडवांस क्रेडिट। अच्छा, एडवांस को उल्टा दें, अच्छा अब कौन सा रेट यूज करें, जिस दिन पेबल क्रिएट होगा। बताएं पेबल का बोझ कंधों पे कब पड़ेगा, एडवांस देने पे या मशीन आने पे, मशीन आने पे। बोलें 81.6 189.6। अब IAS 21 कहता था कि मॉनेटरी को ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारो और नॉन मॉनेटरी को ना गुजारो। अच्छा, ये कौन सा आइटम है, मॉनेटरी, और ये तो सिर्फ 81.6 को गुजारें अब आप वर्सेस वाली कैलकुलेशन से। 1.2 डॉलर कितने के हो गए हैं 30 जून को, 80 के, 90, कितने डॉलर देने, कितने पैसे देने थे 81.6, लेकिन अब कितने देने हैं जी 14. माशाल्लाह रनिंग में आ गए हैं सारे। 14.4 एक्सचेंज लॉस डेबिट पेबल क्रेडिट। अब बताएं जी प्लांट किस दिन आ गया था और किस दिन तक यूज हुआ, 4 महीने। 15 जुलाई को जो पेबल है वो पे होगा तो उस पे 15 जुलाई को पेबल डेबिट करके कैश उस दिन वाला रेट लगाएंगे। 15 जुलाई को तो पे होने ना, आज पेबल क्रिएट करना है वो आज के रेट पे करेंगे। 15 जुलाई अगले साल है ना, हमारा ईयर एंड 30 जून है भाई, हमारा ईयर एंड 30 जून है। हमारा ईयर एंड क्या है, 30 जून 2024 और यकम जुलाई 23। यकम अक्टूबर को क्या खरीदा, एडवांस पे किया। यकम मार्च को प्लांट आया, तो पेमेंट तो आखिरी अगले साल होनी है। ओके, कॉस्ट ऑफ प्लांट मल्टीप्लाइड बाय
अकोमोडेशन अकाउंट ट्रायल में नजर नहीं आ रहा, देखें जरा, अकोमोडेशन ट्रायल में नजर नहीं आ रहा, तो एसेट बुक वैल्यू पे ही पड़ा होगा, बस ऐसे ही जाने दें। अच्छा माय डियर, इतना डाटा अवेलेबल हो गया कि पीपीई का नोट भी बना सकें? नहीं नहीं, उसने एक एडिशन दी है बस, कोई ऐसे जबरदस्ती पीपीई का नोट बनाने की जरूरत नहीं। सारे एसेट्स का डेप्शन रेट भी नहीं है ना हमारे पास, तो पीपीई का नोट अब बनाने की जरूरत नहीं। पीपीई का नोट बन भी नहीं सकता, सिर्फ एक एसेट का डेटा है। अच्छा, अब ओरिजिनल लॉग रेक्टिफाइंग एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है। वी विल ओनली, बोले 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 बोले, वी विल ओनली पोस्ट लास्ट 3 एंट्रीज। कल हम लास्ट 3 एंट्रीज पोस्ट कर देंगे। वाई? कहते हैं नो एंट्रीज मेड आफ्टर यकम अक्टूबर, मींस यकम अक्टूबर की तो होगी भी है ना, तो कल ये 3 एंट्रीज इंशाल्लाह पोस्ट कर देंगे। और रेक्टिफाइंग एंट्रीज में कैश कभी नहीं आता, आया भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। कल ये 3 एंट्रीज पोस्ट कर देंगे। ये ओरिजिनल हैं, ये डन बाय अकाउंटेंट हैं, ये टू बी डन बाय अस टुमारो हैं। सवाल में उसने पॉइंट्स वाली फिगर इस्तेमाल नहीं की जी, बिल्कुल, उसने रुपीज इन मिलियन में पॉइंट्स इस्तेमाल नहीं किए। हम डॉलर के अंदर पॉइंट्स इस्तेमाल करें। डॉलर के अंदर पॉइंट्स का तो बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। ऑडिट वालों से पूछो, परवेसिव का लफ्ज बहुत हैवी इफेक्ट होता है इसका, तो इस डॉलर के लिए हम 0.8 यूज करें। अब इसको राउंड करके 2 कर देते तो ऑल टुगेदर स्टोरी बदल जानी थी, पता नहीं मैस मच जानी थी सारी। अच्छा, एडवांस किताबों में कितने पे नजर आ रहा था? 108 पे। 108 पे सही है ना, कोई मसला तो नहीं इसमें। बायोलॉजिकल एसिड किताबों में कितने पे नजर आ रहे हैं? चलें जी, ओरिजिनल लॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्रीज करें, 2 मिनट दे रहा हूं। सॉरी भाई, एक एंट्री रिवाइज करवा दें। ईयर एंड के ऊपर जब ये महंगी हो जाएगी तो क्या एंट्री होगी? ईयर एंड के ऊपर, ईयर एंड के ऊपर, ईयर एंड के ऊपर ये 70,000 की हो गई, और फर्ज करें अब कॉस्ट टू सेल मार्केट में जरा बढ़ गई है, वो 2200 हो गई हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या करना है, ईयर एंड पे एंट्री करें जल्दी, हिम्मत हिम्मत, वर्सेस वाली तसल्ली से। व्हाट इज फेयर वैल्यू, व्हाट इज कॉस्ट टू सेल? अल्हम्दुलिल्लाह ये बकरा हमारा 70,000 का हो गया। अब 67800 वर्सेस एक्सेलेंट 48,000 वर्सेस 48,000 जी। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, तो ईयर एंड पे जब जानवर महंगे हो जाते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के स्टैंडर्ड वाली एंट्री करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, P&L क्रेडिट। इट इज फेयर वैल्यू गेन। ये फेयर वैल्यू गेन किस वजह से? अच्छा, असल में ना जानवरों को डिप्रिशिएट नहीं किया जाता, बल्कि अक्सर ये महंगे हो रहे होते हैं या सस्ते हो रहे हो तो गेन लॉस बस P&L में ले जाते हैं, यहाँ डिप्रिशिएशन का जानवरों में कोई कोई चक्कर नहीं है। जी बताएं माय डियर, ये कब एंट्री होगी? ईयर एंड पर 19800। अगर जगह है तो कर लें ये एंट्री, वरना फिर हमारे सवाल में आके देख लें क्या करना है। देयर इज अ वेरी लिटिल चांस कि आपकी अटेम्प्ट में IS 41 को ज़्यादा टेस्ट करे। 3 एंट्रीज हमने की हैं, खरीदने की, चारे की,
सर आराम आराम से 4-5 दिन ईपीएस पे लगाएंगे, 4-5 दिन रेशोज पे लगाएंगे, 2-3 दिन सस्टेनेबिलिटी पे। मतलब ये कि अगर इन्होंने कहा तो इनको डबल डबल बुला लेंगे ना, वो 5 दिन कम होके थोड़े हो जाएंगे, वो तो इनके ऊपर है, हमने तो कराना है ना, आप क्या करेंगे। जी माय डियर, नहीं 15 फरवरी नहीं है, 4-5 फरवरी तक खत्म करना है भाई। आदत के दो। अच्छा, हमें कोशिश करेंगे 4-5 फरवरी तक मेन चीज़ें हो जाए। हमें बताएं हमारे जानवर का नाम क्या है, हमारे हमारे जानवर का नाम क्या है? काउस, गाय। हमने गायें खरीदी हैं इन नवंबर 2023, हमारा साल खत्म होने से 8 महीने पहले एक हमने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गायें खरीदने का, और उनको हम बायोलॉजिकल एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लासिफाइंग देम एज बायोलॉजिकल एसेट एट परचेज प्राइस ऑफ 81। इनको हमने किस पे रिकॉर्ड किए? परचेज प्राइस ऑफ 81। फीडिंग कॉस्ट 13 मिलियन, 1 करोड़ 30 लाख का चारा खा गई। एंड ठीक है ना, एंड फार्म रिलेटेड एक्सपेंसेस, गाय भी तो माशाल्लाह ये 8 करोड़ 10 लाख वाली हैं, 1 करोड़ 30 लाख का चारा खा गई हैं इस ये साल में नहीं 8 महीने में ही खा गई हैं माशाल्लाह। और फार्म रिलेटेड एक्सपेंसेस वो सीधा विधा टली शली रखा हुआ है, उनको भी तो पैसे दे रहे होंगे ना मज्जों को संभालने के लिए। तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए उन्होंने तनख्वाहें ली हैं, ये हमने छिक के सब कुछ कैपिटलाइज किया हुआ है, सारी टेंशन ना लो। वर आल्सो कैपिटलाइज इन द कॉस्ट ऑफ काउस। अच्छा, पहले कितना कैपिटलाइज किया होगा? 81, फिर कितना? 13, फिर कितना? 12। जरा तीनों को टोटल करें, कितना कैपिटलाइज कर चुके हैं? 106। असल में ये उसने बता भी दिया ना नीचे कि 81 भी कैपिटलाइज किए, 12 भी और 13 भी। तो हमारी गायें कहां पहुंची हुई हैं? 106 मिलियन पे। डन। अच्छा जी, 29 जून, अल्लाह का शुक्र है, ये 81 की जो खरीदी थी, आप कितने की हो गई हैं? एसोसिएटेड कॉस्ट टू सेल इज 5%। अच्छा माय डियर, आप ये बताएं, ये भाई IAS 41 का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछने लगा हूं मोबाइल वाले भाई, ये कॉस्ट टू सेल इनिशियल रिकॉग्निशन के वक्त यूज करें, ईयर एंड के वक्त यूज करें, या हमेशा ही यूज करें? एक्सलेंट, हमेशा। IAS 41 कहता है इनिशियल रिकॉग्निशन पे भी आपने फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे रखना है, और ईयर एंड पे भी आपने फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे रखना है। अच्छा, मुझे ये बताएं, वर्किंग नंबर 2 हमारी जो बायोलॉजिकल एसेट्स की होगी, उसमें ओरिजिनल एंट्रीज करने के लिए हम जो वर्किंग करने लगे हैं, किस दिन गाय खरीदी है? नवंबर 2023। नवंबर 2023 को हमने कितने की गाय खरीदी? 81 की। देखिएगा जरा, कैश कितना पे किया? 81 की हमने गाय खरीदी, लेकिन हमने गाय को रिकॉर्ड करना है 81 इंटू 95। ओहो, आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ IAS 41, सादा तरीके से चलें। 81 माइनस 5% ऑफ 81। अच्छा, गाय के सप्लायर को कितने दिए हैं हमने? 81 मिलियन। गाय के सप्लायर को 81 दिए हैं, तो कैश मेरी जेब से 81 गया, लेकिन मेरा स्टैंडर्ड जालिम क्या कहता है कि गाय को किस पे रिकॉर्ड करो? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। बोलें 0.95। चलो जान दो। P&L गॉट इट।
गाय को इनिशियली किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन कॉस्ट टू सेल तो मैंने पे नहीं की, कॉस्ट टू सेल है ना, इसलिए पे नहीं की, कॉस्ट ऑफ बाइंग नहीं है। सप्लायर को कितने पैसे दिए, 81। आप पूछें सवाल। ये तो 5% ईयर एंड पे नहीं दिया उसने, लफ्ज पढ़ें, द एसोसिएटेड कॉस्ट टू सेल इज 5%। जब भी आप बेचेंगे कॉस्ट टू सेल 5% आएगी। अब ये तो IAS 41 जब पढ़ा होता था तो तब बच्चों को पता होता था ना कि ये फिगर हर जगह यूज करनी है। असल में मसला स्टैंडर्ड में पता क्या है, कहते हैं इनिशियली भी गाय को फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे रखो और ईयर एंड पे भी। आगे बताएं भाई, चारा कितने का, चारा कितने का, चारा चारा और फॉर्म एक्सपेंसेस टोटल, डेबिट क्या करें, एक्सपेंसेस। इसी बंद करवा दें, दिया दें, दिया दो दा। अच्छा जी, अब GNN पे, अच्छा ये एक्सपेंसेस मेरे ख्याल से ना, ये अगर आप डेट पूछें तो ये नवंबर से जून तक के होंगे। डेट तो अब मुझे नहीं उसने बताया ना, नवंबर से जून तक के होंगे। चारा ये पहले दिन खाया होगा या साल के आखिरी दिन खाया होगा, पूरा साल खाया होगा। प्रूडेंस कौन सा है, अच्छा। और 30 जून को क्या एंट्री होगी, 30 जून को, एक मिनट मैं खरीदी कितने की थी, बेगम 81 मिलियन की गाय खरीदी थी। एक होती है अल्लाह मियाँ की गाय वो नहीं, बेगम 81 मिलियन की गाय मैंने खरीदी थी। अल्लाह का शुक्र है ईयर एंड पर ये सारी सबकी मिली भगत से 120 मिलियन की हो गई, अल्लाह का शुक्र है। अब 120 मिलियन की मेरी गायें हैं, बोले अल्हम्दुलिल्लाह, बोले माशाल्लाह। अच्छा, इसमें से माइनस करें कॉस्ट टू, कॉस्ट टू सेल आपने हमेशा माइनस किया करनी है, 114 वर्सेस 37, एंट्री बोलें 37 की एंट्री करके मैं सो जाऊं। अल्लाह का शुक्र है मेरी गाइस माशाल्लाह। जी माय डियर बेटे, मुझे 37 मिलियन की खुशी मिली है, तुझे क्या मसला है, ओके। लेकिन 25 मिलियन का चारा भी खा गई हैं, तेज है, ओके। किसी बड़े से नहीं पूछ रहा, कोई बच्चा बताए कि एंट्री जो है वो अकाउंटेंट ने क्या की है। सवाल ने नहीं बताया, वाजे तौर पे हल्का फुल्का बता के दिया बीच में। उसने 81 की इनिशियल कॉस्ट रिकॉर्ड की है और फिर 13 और 12 भी डाल दिए। आई एम डैम श्योर कि उसने ईयर एंड का गेन नहीं रिकॉर्ड किया। वजह यह है कि वो वैल्यू 106 इन तीनों के बराबर आ रही है। उसने लिखा नहीं सवाल में, लेकिन मुझे पता है कि उसने ईयर एंड का गेन रिकॉर्ड नहीं किया। द रीजन इज कि ऊपर वैल्यू कितनी पड़ी हुई है। ये वाली चीजें होती हैं, अब जो स्टूडेंट को जरा फाइनल अकाउंट के एतबार से ना इंपॉर्टेंट होती हैं कि ऊपर देखो क्या पड़ा हुआ है। ऊपर देखें 106 पड़ा हुआ है, और ये 106 कैसे टैली हो रहा है, 81 + 12 + 13। अब आप मुझे राय दें कि मैं इसकी कंबाइंड एंट्री कर लूं या आमने सामने कर लूं। चले आमने सामने कर लें। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट 81 भी कैपिटलाइज हुआ, 20 इस तरह भी कर सकता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से बस जाने दें, मैं ओवरऑल रेक्टिफाइंग एंट्री बता दूंगा। ये ओरिजिनल है, इनके बदले रॉन्ग। रॉन्ग बताएं क्या है। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट कितने की खरीदी, चारा, सीधे टल्ली को तनख्वाह, खुद गाय की देखभाल करेंगे या बंदा रखेंगे, खुद रख के 12 मिलियन सेव करेंगे, ठीक है। नहीं, अकाउंटेंट ने माय डियर फेयर वैल्यू वाली एडजस्टमेंट नहीं की, क्योंकि सवाल में हमने जब तीनों को टोटल करके देखा तो वो ट्रायल की फिगर से मैच कर रहा है। इसका मतलब है अकाउंटेंट ने फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड नहीं किया। सवाल ने नहीं बताया कि अकाउंटेंट ने फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड किया या नहीं किया, लेकिन जब हमने तीनों को टोटल किया तो ये किस फिगर से टैली कर गया था, ट्रायल वाली फिगर से टैली कर गया था।
अब रेक्टिफाइंग एंट्री हम नहीं किया करेंगे फाइनल अकाउंट में, वो डायरेक्ट सवाल के सॉल्यूशन पे कल पोस्ट करेंगे कि कितने बायोलॉजिकल एसेट रिकॉर्ड होना चाहिए था, कितने से हो चुका है, वो कल डायरेक्ट करेंगे। अब इतना टाइम नहीं पेपर के अंदर होगा कि रेक्टिफाइंग एंट्रीज भी करें। उसको जिबा ईयर एंड पे वो फेयर वैल्यू पे नहीं लाया। द रीजन इज कि हमारे ट्रायल में जो टोटल आ रहा है वो सिर्फ कॉस्ट्स का टोटल मैच कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा साल खत्म होने से 5 महीने पहले, हमारा साल खत्म होने से 5 महीने पहले we acquired 6 million shares representing 30% shareholding. चुप 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 बेटा चुप। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 24, ओए प्रॉफिट साल का दिया उसने। एएल डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड टोटलिंग 24 मिलियन, ऑफ विच सीएल रिकॉर्डेड इट एज अदर इनकम, जिसका अपना हिस्सा उसने अदर इनकम में डाल दिया। वैसे मेरी पॉलिसी है इसको इक्विटी मेथड पे शो करना, लेकिन बैलेंस शीट में तो कॉस्ट पे पड़ा हुआ है। बैलेंस शीट में किस पे पड़ा हुआ है? ट्रायल में तो कॉस्ट पे पड़ा हुआ है। और पॉलिसी क्या है? इक्विटी मेथड। शायद आपको याद हो हम 3 एंट्रीज करते थे। दरख्त खरीदा, फल लगा, फल उतारा और दरख्त महंगा हो गया। दरख्त महंगा हो गया। किसी को याद है ये बातें? ये 4 एंट्रीज होती हैं। अच्छा, कॉस्ट मॉडल से लाना है मैंने इक्विटी मॉडल पे। कॉस्ट मॉडल से कहां लाने? इक्विटी मॉडल पर। तो मुझे बताएं कि मैंने कॉस्ट मॉडल IFRS 9 की एंट्रीज मैंने दरमियान में डाल रहा, वो जरूरी नहीं है, वो मैं करके आपको दिखा सकता हूं, वो आसान एंट्रीज हैं। कॉस्ट मॉडल में मैंने आपको बताया था सिर्फ 2 एंट्रीज होंगी। दरख्त लगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश डेबिट, डिविडेंड इनकम। ये किस में मॉडल होंगी? कॉस्ट मॉडल में 2 एंट्रीज होंगी। इनको आज हम नाम देंगे रॉन्ग का, और ये होंगी ओरिजिनल, क्योंकि मेरी पॉलिसी कौन सा मेथड फॉलो करने की? इधर 3 एंट्रीज होंगी। दरख्त खरीदा, प्रॉफिट आया, उसमें से इतना निकाला, और वर्किंग 7 में फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड नहीं होता। ये तो मैंने इसलिए लिखा था कि IFRS 9 आपको याद आ जाए। तो ये हमारी वर्किंग बनेगी 3। मेरे ख्याल से मैं फेयर वैल्यू गेन की एंट्री नहीं करूंगा। हमारा मॉडल राइट नाउ कौन सा चल रहा है? ये एक IFRS 9 की अच्छी रिवीजन हुई है। IFRS 9 में ये इक्विटी मेथड, ये सारी चीजें पड़ी थी। ये कौन सी एंट्रीज होंगी हमारी? रॉन्ग, और ये ओरिजिनल। इस टॉपिक में साथ साथ परसेंटेज भी लगाते रहना। चलें, आप कोई अच्छा सा बंदा मुझे बता दे, सारे माशाल्लाह अच्छे हैं, ये बता दें कि इन्वेस्टमेंट्स की कितने पे हैं। कतर के किंग को पैसे कितने दिए हैं? 100 मिलियन। ये तो डायग्राम में आपको कल नोट करने दूंगा कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है। अच्छा, कतर के किंग को हमने कितने पैसे दिए हैं? अच्छा, कॉस्ट मॉडल ना बहुत ही सादा और भोला है। ये ना पूछता है प्रॉफिट कितना कमाया है, ना पूछता है इन्वेस्टमेंट्स कितनी महंगी हुई, कहते हैं वाश मुझे फल खाना है। प्रॉफिट होता है दरख्त में फल लगे, और डिविडेंड होता है उसमें से फल उतारे। कॉस्ट मॉडल बड़ा सादा सा है। ये सफ़ा दिखाऊं, वो जो हैंड रिटन पेज था, ये वाला याद है? नहीं, भूल गया हुआ है। एक हैंड रिटन पेज किया था हमने, हैंड रिटन पेज IFRS 9 में करवाया था। ये पेज करवाया था। कॉस्ट मॉडल बड़ा सादा सा होता है। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश डेबिट, डिविडेंड इनकम, क्रेडिट। और वर्किंग 7 तो आसान सी है, इसलिए वर्किंग 7 की तो मुझे टेंशन ही नहीं।
ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। जी माय डियर, डिविडेंड चलें जाएं, बस कल करेंगे आराम से। ये जरा ये वाली वर्किंग दोनों करके आइएगा सर, ये वाली कम फिक्स एसेट की डिस्पोजल की भी ओरिजिनल लॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्रीज कराइएगा, अगर FR1 पड़ी हुई है। फिक्स एसेट की डिस्पोजल की एंट्री, बाकी जिन लोगों ने MCQs डिस्कस करने हैं फाइनल अकाउंट के, जो मैंने आपको बताया था 3rd शेड्यूल के, वो जरा मैं थोड़े से कर देता हूँ, और वो कंसोलिडेशन का भी मैं भेज देता हूँ साथ। ठीक है भाई, करा के देख के जाया करो।